राजीव, ऐसे में आपसे मैं समझना चाहूंगी कि तमाम जो राजनीतिक पार्टी, अगर हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन, क्योंकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है और कांग्रेस अब लोकलाइज मुद्दों को लेकर जो विधानसभा चुनाव है इसमें उतरने की बात कहती रही है, लेकिन महिला आरक्षण बिल लाने के बाद क्या मुद्दा अब यही रहेगा इन विधानसभा चुनावों में भी? महिला आरक्षण बिल जिस पर सत्ता पक्ष इसको भुनाने का कोई मौका चूक नहीं रही, तो वहीं विपक्ष की तरफ से इन विधानसभा चुनावों में भी महिला आरक्षण बिल प्लस ओबीसी, जातीय जनगणना, इसी पर खेलने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। देखिए पूजा, जमीन पर की अगर आप बात करें तो अगर ये महिला आरक्षण विधेयक जो है वो इसी साल के होने वाले अभी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव में अगर इसी बार लागू हो जाता तब तस्वीर कुछ और होती, लेकिन ज़मीन पर अभी इसकी कोई चर्चा और ये कोई मुद्दा बनने वाला दिखाई मुझे नहीं दे रहा है। उसकी वजह साफ है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पंचायतों में महिलाओं के लिए छोटे स्तर पर स्थानीय चुनाव में पंचायतों पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं और उन आरक्षित सीटों पर महिलाओं का कितना सशक्तिकरण हुआ है ये पूरा समाज देखता है। आज भी ब्लॉक प्रमुख और प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर जब महिला जीतती हैं तो प्रधान और प्रमुख स्तर पर तो आज भी 26 जनवरी और 15 अगस्त को उनके पति ही झंडारोहण करते हैं, महिलाएं वहां भी नहीं जाती हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि महिला आरक्षण के बाद जो पहला चुनाव होगा, अब वो जब भी हो आप देखिएगा तो उसमें बड़े नेताओं, बड़े घरों की और नेताओं की घर की बेटियां, बहुएं, पत्नियां ही चुनाव लड़ेंगी, ज़्यादातर उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। और ये एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि महिला आरक्षण निश्चित तौर पर बहुत ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण रहा जब नई संसद में ये पास हुआ, लेकिन मैंने जो कहा कि 2029 के बाद होने की वजह से इस बार के चुनाव में ये मुद्दा नहीं बन सकता। लेकिन इसका श्रेय, जैसा कि आज आप भोपाल का नज़ारा देख रही हैं, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी अकेले न ले जा पाए, इसलिए विपक्ष ने भी पूरी तैयारी करके उसको उसमें विपक्ष का, उसमें ओबीसी का, उसमें मुस्लिम का, ये तमाम एंगल डालना चाहते हैं। देखिए, बात यह है कि जब 2010 में महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था और जिसका श्रेय राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी उठा रही थी और जिसका संसद में भी जिक्र उन्होंने किया कि ये उन्हीं की दूरदर्शिता, उन्हीं की सोच थी, तो 2010 के महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद के सारे इंटरव्यू यूट्यूब पर सोनिया गांधी के सुन लीजिए। और जब पत्रकारों ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि ओबीसी का, ये मुलायम सिंह लालू का विरोध है और ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो वो उस सवाल के जवाब में थोड़ी गुस्से में होते हुए सोनिया गांधी आपको हर वीडियो में बोलती नजर आएंगी कि उन पार्टियों को जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसी में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं टिकट वो दे देते हैं, अगर उनको ऐसा ही करना है तो उस समय उनका रुख कुछ और था। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा था कि गंगा में पानी बहुत बह गया है। अब 2023 में राहुल गांधी कहने लगे हैं कि वो उस समय गलती थी जो उन्होंने ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण नहीं दिया था और अब वो ओबीसी की वकालत कर रहे हैं। देखिए, सवाल पूजा, आपके कार्यक्रम में मैं कई बार कह चुका हूँ कि भारत के पीछे 30 सालों की राजनीति जो है वो धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। कभी कोई पत्ता चलता है, कभी कोई पत्ता चलता है, और धर्म और जाति ही एक दूसरे की काट है। और ये दोनों हालांकि समाज के लिए, देश के लिए खतरनाक है, लेकिन चल यही रहे। धर्म को काटा जा सकता है जातिवाद से और जातिवाद को धर्म से, और ये दोनों का दोनों जो पत्ता है वो अलग अलग पार्टियां फेंकती हैं। अब बात भारतीय जनता पार्टी की, बात यह है कि महिला आरक्षण विधेयक का श्रेय लेने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, उसे करना भी चाहिए। दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के साथ पास हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसी के लिए विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बार बार ये शीतकालीन सत्र में भी हो जाता और ये पहले भी हो सकता था। चलो, पहले नहीं हुआ तो अभी एक संसद का सत्र बाकी था, ये अगले सत्र में भी किया जा सकता था। इसके लिए विशेष सत्र बुलाए जाने की आवश्यकता क्यों थी? तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि एक मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक गठबंधन बना जिसका नाम इंडिया है, और वो 3 बैठक कर चुका, और सत्ता पक्ष को ये लगता था कि अगर महिला आरक्षण विधेयक अभी शीतकालीन सत्र में बुलाया जाए तो इस इंडिया में फूट पड़ जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरजेडी इसका पुरजोर विरोध करेगी और कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, वो पीछे नहीं जाएगी और ये फूट पड़ जाएगी और ये आपस में जूतम पैजार होगी।
ऐसा हुआ नहीं। दूसरी उसकी ये मंशा थी, उसकी योजना थी कि जब ये सदन पर लाया जाएगा तो 2/3 बहुमत हमारे पास राज्यसभा में है नहीं, और ये जब बवाल करेंगे और ओबीसी की बात करेंगे या महिला आरक्षण की बात करके ओबीसी और मुस्लिम की बात करेंगे और राज्यसभा में पास नहीं होगा, तब कांग्रेस पार्टी की और किरकिरी होगी, और तब हम ये कहेंगे पूरे देश में जाके कि हम तो महिला आरक्षण देना चाहते थे, ये इंडिया वालों ने देश की आधी आबादी का हक मार दिया। और यही रणनीति के चलते इसको लाया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को एक तौर पर टूट फूट करने के लिए और दूसरे तौर पर महिलाओं आदि आबादी का कसूरवार ठहराने के लिए सत्ता पक्ष ने ये महिला आरक्षण विधेयक लाने का फैसला किया। लेकिन दांव उल्टा ये पड़ गया कि दोनों सदनों में 2/3 के साथ पास कर दिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन की वो ताकत ही नहीं थी कि लोकसभा में बीजेपी सरकार के सामने टिक पाए, और राज्यसभा में नैतिक बल ही नहीं था कि वो आज 13 साल के बाद महिलाओं के आरक्षण के लिए उतना विरोध कर दे। और दूसरे उनकी रणनीति भी थी कि जब 24 और 23 में नहीं है तो 29 का क्या देखा जाए, 29 में जो होगा तब देखा जाएगा। तो अब ये इस मुहाने पर खड़ा है, और यकीन मानिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि इस बार के न तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के चुनाव में महिला आरक्षण कोई मुद्दा बनेगा, न 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इसका श्रेय बीजेपी लेगी और कांग्रेस पार्टी ओबीसी का कार्ड खेलती रहेगी। बिल्कुल, और शायद इसी कॉन्फिडेंस में राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया अब हम भी जान गए हैं कि आखिर इस तरह के हालातों से निपटा कैसे जाए।